Hello everyone, welcome to ITLS Academy. हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इससे पहले की 6 पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें टिश्यू के बेसिक से लेके टिश्यू के क्लासिफिकेशन तक, दैट इज़ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मेम्ब्रेन एंड मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज। मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, इन चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। So we are going to start with membranes. Membranes are flat sheets of pliable tissue that covers or line a part of the body. जो मेम्ब्रेन होते हैं ये फ्लैट शीट होते हैं टिश्यूज़ के। ऑल्दो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी थी। इस पे यहाँ पे हम कौन सी मेम्ब्रेन देखने वाले हैं? एपिथेलियल मेम्ब्रेन देखने वाले हैं। जैसे जो हमारी स्किन की सरफेस पे प्रेजेंट है उस टाइप की मेम्ब्रेन देखने वाले हैं। तो फ्लैट शीट्स कैसी होती हैं? कुछ इस तरीके से ये शीट्स होती हैं जो कि अरेंज होती हैं एक दूसरे पे। कुछ ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ये शीट लाइक अरेंजमेंट हो गया। इसी तरीके से ये फ्लैट शीट ऑफ प्लायबल टिश्यूज़ होती हैं जो कि बॉडी को या बॉडी के किसी पार्ट को कवर करती हैं। The majority of membranes consist of an epithelial layer and an underlying connective tissue layer and are called epithelial membrane. जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर मेम्ब्रेन होती हैं, उनको एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं और एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जैसे हमारी आउटर सरफेस और इनर सरफेस को कनेक्ट कर रही होती हैं, और इनको एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर होती हैं, इसीलिए इनको एपिथेलियल मेम्ब्रेन या एपिथेलियम बोला जाता है। द प्रिंसिपल एपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, जो सबसे ज़्यादा एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, वो हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन एंड द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा जगहों पर यही प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा स्किन का तो सब, क्योंकि ये विजिबल होती है इसीलिए इसको सभी जानते हैं, देखते हैं। स्किन भी एक एपिथेलियल लेयर है या एपिथेलियम है। इसके अलावा अगले टाइप की मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन थी, प्रिंसिपल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बॉडी में। अगली है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि लाइंस जॉइंट्स एंड कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू बट नो एपिथेलियम। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये जॉइंट्स को लाइनिंग करती है। जो भी जॉइंट्स होते हैं उनकी लाइनिंग पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप अपने नी के जॉइंट को देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो काफ़ी लूज होती है, काफ़ी कह सकते हैं एक मतलब एक अलग टाइप की होती है, नॉर्मल स्किन जैसी नहीं होती है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें एपिथेलियम नहीं होती, टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल एपिथेलियम नहीं होती। आप अपने नी को देखिए, अपनी को जो घुटने हैं, जो कोहनी है, अगर आप इनकी मेम्ब्रेन को देखेंगे और बाकी स्किन को देखेंगे तो कंटिन्यूअस पार्ट तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो डिफरेंस होता है इनमें, और यही बनाता है इनको साइनोवियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मेम्ब्रेन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। सबसे पहली है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा भी कई जगह पे
ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है इंटेस्टाइन का। देख सकते हैं आप किस तरीके से सेल्स अरेंज हैं। ये एक मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है लैमिना प्रोप्रिया, या ये एक प्रकार का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज़ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे उसको। ये देखिए, ये जो सेल्स की लेयर है ये बनाती है एपिथेलियम। यही एपिथेलियल लेयर्स हैं। और एपिथेलियम क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंस बॉडी कैविटीज दैट ओपन टू द आउटसाइड। ये ऐसी बॉडी कैविटीज को लाइन करती हैं जो कि बाहर की तरफ खुलती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप म्यूकस भी प्रेजेंट है। ये म्यूकस इसी एपिथेलियम के थ्रू फ्लो करता है यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल है सीरस मेम्ब्रेन का। ये था म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन लंग्स में प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। इसकी जो कवरिंग होती है, एक होता है विसरल प्लूरा, एक होता है पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए, जब इसको क्रॉस सेक्शन करके रखा गया है, एक ये लेयर देख पा रहे हैं आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अलावा ये बीच की लेयर है, इसको मीजोथेलियम बोला जाता है। और ये यहाँ पे सीरस फ्लूइड भरा हुआ है, इसी से इसका नाम डिराइव हुआ है सीरस मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, सीरस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है। और कभी कभार इनके स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सीरस मेम्ब्रेन में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट हैं। सीरस मेम्ब्रेन लाइंस कैविटीज दैट डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड। ये देखिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसी कैविटीज को लाइन करती हैं जो डायरेक्टली बाहर की तरफ खुलती हैं, लेकिन सीरस मेम्ब्रेन ऐसी कैविटीज को लाइन करती हैं जो कि डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन नहीं होती। अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है स्किन का। स्किन का देख सकते हैं आप, क्रॉस सेक्शन लिया गया है। किस तरीके से स्किन में बाहर की तरफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे वाली लेयर को डर्मिस बोला जाता है। स्किन का काम होता है, स्किन कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन बॉडी की सरफेस को कवर करती है। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे है साइनोवियल मेम्ब्रेन का। साइनोवियल मेम्ब्रेन देखते हैं। ये देखिए, ये ज्वाइंट है और ज्वाइंट के किनारे किनारे जो मेम्ब्रेन है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास में प्रॉपर्टी होती है कि ये सिक्रीट करती हैं साइनोवियल फ्लूइड को। साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप आसानी से जो ज्वाइंट्स हैं उनको मोड़ सकें, अपने हाथ को ओपन कर सकें, बंद कर सकें। कुछ इस तरीके से ये फ्लूइड्स का सिक्रीशन करती हैं। अब देखिए, इसके क्रॉस सेक्शन में एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। एडिपोसाइट्स क्या करती हैं? बहुत अच्छे से ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एडिपोसाइट्स फैट का स्टोरेज करती हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और इसके साथ ही कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ये सेल्स हैं यहाँ पे जिनको बोला जाता है साइनोवियोसाइट्स। ये साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करने वाली सेल्स हैं। अगर बात करें साइनोवियल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स लाइन ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स की लाइनिंग को साइनोवियल मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। अब आते हैं हम मस्कुलर टिश्यू पे। Muscular tissue consists of elongated cells called muscle fiber और myocytes। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं इनमें elongated cells होती है। elongated जैसे अभी हमने म्यूकस मेम्ब्रेन में देखी थी, कुछ इस तरीके से लंबी लंबी सी सेल्स होती हैं। इनका शेप जो है, इसी शेप को बोला जाता है elongated शेप।
अब ये क्या करती हैं, इन्हीं को मसल फाइबर कहा जाता है। ये जो इलोंगेटेड सेल हैं मस्कुलर टिश्यूज़ में, इन्हीं को मसल फाइबर कहा जा रहा है। और इसके साथ ही इनको एक और नाम दिया जाता है जिसको कि हम मायोसाइट्स बोलते हैं। मायोसाइट्स मसल सेल्स का ही दूसरा नाम है। और ये क्या करती हैं, अब मसल्स का क्या काम होता है, मसल्स स्ट्रेच होती हैं, फोर्स प्रोवाइड करती हैं, हर तरीके का काम करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मसल्स होती हैं या मायोसाइट्स होती हैं, ये यूज़ करती हैं एटीपी का, क्योंकि भाई जब काम कर रही हैं तो इनको एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। वो एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलती है एटीपी से। जब एटीपी से एनर्जी मिलती है तभी ये आगे के लिए फोर्स को जनरेट कर पाती हैं और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अब ये जब एनर्जी का यूज़ कर लेती हैं तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट मस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूसेस बॉडी मूवमेंट। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी में मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट प्रदान करते हैं, या कह सकते हैं एक ऐसा फोर्स बनाते हैं जो कि बॉडी को चलने में या मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मसल्स मेंटेन्स पोस्चर। पोस्चर क्या, किसी एक जिस स्थिति में आप हैं उसको संभालने में मदद करता है। और इसके अलावा ये हीट को भी जनरेट करते हैं। अब मस्कुलर टिश्यू हीट को कैसे जनरेट करते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं, आप सभी ने दिन प्रतिदिन में देखे होंगे। आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है। इसके अलावा क्या होता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, हीट निकलती है। वो हीट आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आपकी बॉडी गर्म तो होती है, ये चीज़ तो आप महसूस कर सकते हैं। अब ये क्यों हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज़ ने वर्क किया है, एटीपी का यूज़ किया है, फोर्स का जनरेशन किया है, और इसके साथ में ही वर्क करते करते उन्होंने हीट का भी प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ कुछ और भी वर्क करते हैं, जैसे कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन एंड सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स। मस्कुलर टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनकी जो लोकेशन होती है और इनके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स होते हैं उनके बेस पे मस्कुलर टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो लाइन है इसको यहाँ से कनेक्टेड होना चाहिए था। तो इनका डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और इनके फंक्शनल फीचर्स के बेसिस पे। तो अब ये जो 3 टाइप्स होते हैं, ये कौन कौन से 3 टाइप हैं, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यूज़। स्केलेटल मसल सेल्स वो होती हैं जो कि ज़्यादातर मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, वो स्केलेटल मसल सेल्स होती हैं। कार्डियक मसल सेल्स कौन सी होती हैं, कार्डियक नाम ही यूज़ किया जाता है हार्ट के लिए, तो कार्डियक मसल्स ऑब्वियस सी बात है ये प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। अब ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है कि इनके फंक्शन को हम जब चाहें तब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनका क्या काम होता है कि इनके फंक्शन को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। वॉलेंट्री क्यों, क्योंकि इनको आप अपनी इच्छा से इधर से उधर कर सकते हैं, इनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर एग्जांपल से समझाऊं, आप अपनी आंखों को पलक झपकाते हैं, अगर आप चाहें तो रोक भी सकते हैं, चाहे तो तुरंत बहुत स्पीड में पलक झपका सकते हैं। तो क्या है, आपने मसल्स को कंट्रोल किया, ये वही है वॉलेंट्री मसल, यही होती हैं स्केलेटल मसल्स। लेकिन अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनके मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बात करें एग्जाम्पल की स्मूथ मसल्स के, तो जैसे कि आपने खाना खाया, खाना कहाँ पहुँचता है, फूड पहुँचता है स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए चर्निंग मूवमेंट होता है।
स्टमक में डाइजेशन होता है HCl की हेल्प से, एंजाइम्स की मदद से। फिर इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है चर्निंग का, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं जो इंटेस्टाइन है इसकी मसल्स। तो अब वो डाइजेशन के लिए जो मूवमेंट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, क्या आप उस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, आप इस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री वर्क हो रहा है। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, दैट इज स्मूथ मसल्स हैं, जिनके वर्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपकी इच्छा से वर्क नहीं करती। कार्डियक मसल्स एक ऐसी टाइप की मसल्स होती हैं जो कि एक बार वर्क करना स्टार्ट करती हैं तो ये कभी रुकती नहीं हैं, पूरी लाइफ बिना रुके काम करती हैं। ऐसा क्यों? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि किसी दिन आपके हार्ट ने वर्क नहीं किया, उसके बावजूद आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कार्डियक मसल्स का अगर फंक्शन स्टॉप हो गया तो लाइफ भी उसी के साथ स्टॉप हो जाती है। अब आते हैं हम नर्वस टिश्यूज पे। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स। नर्वस टिश्यूज में 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहली है न्यूरॉन्स और दूसरी है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम होता है नर्व सेल, आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई के लिए सेंसिटिव होती हैं ये नर्व सेल्स। कैसे कैसे स्टिमुलाई? जैसे कि सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है, किसी भी गर्म तवे पे अगर आपका हाथ पड़ता है तो क्या होता है, आप उसको तुरंत हटाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इन्हीं नर्व सेल्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये सेंसिटिव होती हैं, ये सेंस कर लेती हैं कि यहाँ पे हीट ज़्यादा है, अगर आपने हाथ नहीं हटाया तो हाथ जल जाएगा। इसलिए ये तुरंत ही आपको सिग्नल सेंड करती हैं कि आप इस हाथ को वहाँ से हटाइए। अब ये जो सिग्नल सेंड कर रही हैं, आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुलेट कर रही हैं, तो ये कैसे कर पा रही हैं? ये सिग्नल कैसे भेजती हैं? ये क्या करती हैं? दे कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो स्टिमुलस होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं, और इन्हीं सिग्नल्स को क्या कहा जाता है? नर्व एक्शन पोटेंशियल। ये जो सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू आपको रिस्पॉन्स करना रहता है, इसको नर्व एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। इसके अलावा इसको नर्व इम्पल्स भी बोला जाता है। एंड कंडक्ट दिस एक्शन पोटेंशियल टू अदर न्यूरॉन। अब ऐसा तो है नहीं ब्रेन से लेके हाथ तक आपके एक ही न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। एक न्यूरॉन दूसरे को सिग्नल देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरीके से इतना फास्ट कंडक्शन होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स से होते हुए इंफॉर्मेशन आपके हाथ में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया डू नॉट जेनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्स। जैसा कि न्यूरॉन्स में हो रहा है, नर्व सेल्स में हो रहा है, ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स न्यूरोग्लिया में प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी जनरेशन नहीं होता है नर्व इम्पल्स का। लेकिन इनका फिर क्या रोल है, ये करती क्या हैं? दीज सेल्स डू हैव मेनी इम्पोर्टेंट सपोर्टिव फंक्शंस। नर्वस सिस्टम में इनका डायरेक्टली नर्व इम्पल्स में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सपोर्ट करने का। इनका सपोर्टिव फंक्शन होता है, ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। अगला एक छोटा सा टॉपिक है टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर का मतलब होता है रिस्टोरिंग होमियोस्टैसिस। Tissue repair is the replacement of worn out, damaged or dead cells.
टिश्यू रिपेयर एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी बेकार सेल्स होती हैं या किसी तरीके से डैमेज हो जाएं, डेड हो जाएं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उनका रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। इन सम केसेस, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कि इमैच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स डिवाइड टू रिप्लेस लॉस्ट और डैमेज्ड सेल्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्टेम सेल्स डिवाइड होती हैं और उसके बाद में जो भी डैमेज्ड पार्ट है उसको रिप्लेस कर देती हैं। स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो किसी पार्ट को रीजेनरेट कर सकती हैं। अब ये सारी ही स्टेम सेल्स का नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसी हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपको स्टेम सेल पे एक टॉपिक है, एक प्लेलिस्ट मिलेगी रीजेनरेटिव मेडिसिन नाम से, उसमें जाके आप डिटेल में स्टेम सेल्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे टॉपिक्स स्टेम सेल से ही रिलेटेड हैं। तो स्टेम सेल के बेसिक्स को मैं आपसे कहूँगी कि आप वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं। एक ओवरव्यू बता दूँ तो स्टेम सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड हो सकती हैं और अपने जैसी सेल्स को बना सकती हैं। तो इनका यूज़ किया जाता है रिप्लेसमेंट में, जो भी या तो लॉस्ट या जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनके रिप्लेसमेंट में। मस्कुलर टिश्यू हैज़ अ रिलेटिवली पुअर कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट सेल्स। अब जहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे तो रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन जैसे हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं इनमें बहुत ही कम कैपेसिटी होती है कि ये रिन्यूअल कर पाएँ, मतलब ये डैमेज्ड सेल को रिप्लेस नहीं कर पाती हैं। बहुत ही कम केसेस, बहुत रेयरली देखा जाता है कि इनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी हो। अगला पॉइंट है सम कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑल्सो हैव अ कंटिन्यूअस कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें कि कंटिन्यूअस कैपेसिटी होती है रिन्यूअल की, एंड वन एग्जांपल इज़ बोन। बोन में लगातार रिन्यूअल होता रहता है, नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी जो डैमेज्ड हैं उनको रिप्लेस किया जाता रहता है। नर्वस टिश्यू हैज़ द पुअरेस्ट कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल। जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, उनमें सबसे कम कैपेसिटी होती है रिन्यूअल की। Although experiments have revealed the presence of some stem cells in the brain, they normally do not undergo mitosis to replace damaged neurons. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनके थ्रू ये पता चला है कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो कभी वक्त ज़रूरत पड़ने पे उस जो डैमेज्ड पार्ट है उसको रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा नहीं करती। नॉर्मली जो नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वो होती हैं G0 स्टेज में, और हमने पढ़ा है कि जो सेल्स G0 स्टेज में होती हैं वो डिवीज़न की कैपेसिटी खो देती हैं, वो डिवीज़न नहीं करती हैं, लेकिन इनको रीडिफरेंशिएट किया जा सकता है ताकि ये दोबारा से एक बार डिवीज़न करें और डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस कर दें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स लाइक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज़ कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को। इसके अलावा आप लिंक भी पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जिस कोर्स में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं उस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं आप ITLS Academy को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और ऑन ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ITLS Academy आपको प्रेजेंट मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स
and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. For any help or query, you can call us on our helpline number. Thank you again.